नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में अपने को कथित रूप से मृतक घोषित किए आरोपी को लखनऊ के IIM के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी अरविंद चौहान आजमगढ़ में एक निजी कंपनी अल्केमिस्ट में काम करता था और जब यह कंपनी 2017 में भाग गई, इसके बाद जिन लोगों ने पैसा जमा किया था वह अपने पैसे के लिए दबाव बनाने लगे। आरोपी ने अपने रिश्तेदारों और जनता का करोड़ों रुपया जमा कराया था। जब आम जनता और रिश्तेदारों का दबाव बढ़ने लगा तो आरोपी 19 जुलाई 2019 को अपना मोबाइल अपने घर पर छोड़कर लखनऊ चला गया। इसके साथ ही लखनऊ में IIM के पास किराए पर कमरा लेकर ऑटो चलाने लगा और मोबाइल नंबर बदलकर अपनी पत्नी से व्हाट्सएप पर बात करने लगा। वहीं इस मामले में आरोपी की पत्नी सुनीता ने जहानागंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ ही 2024 में आरोपी की पत्नी ने कोतवाली में न्यायालय के माध्यम से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसके साथ ही इस मामले में वासुदेव चौहान और घरबारन चौहान को आरोपी बताया। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के SP हेमराज मीणा ने बताया कि इस मामले में जब पुलिस की सर्विलांस टीम ने अरविंद कुमार चौहान के परिजनों का मोबाइल नंबर प्राप्त करके CDR की जांच की, जिसमें कुछ मोबाइल नंबर संदिग्ध पाए गए। इसके बाद जांच में आवाज सामने आई कि कथित रूप से मृतक अरविंद चौहान लखनऊ के IIM के पास रह रहा है। इसी सूचना के आधार पर आजमगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यह बातें आई सामने। इस बारे में जिले के SP हेमराज मीणा ने बताया कि आरोपी अरविंद चौहान ने पूछताछ में बताया कि अल्केमिस्ट कंपनी में काम करता था और कंपनी 2017 में भाग गई। इस कंपनी में अपने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों का करोड़ों रुपया जमा किया था और सभी लोग जब अपना पैसा वापस मांगने लगे तो मैं अपना मोबाइल नंबर बंद करके लखनऊ चला गया। आरोपी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि मैं अपने रिश्तेदार वासुदेव चौहान से अपनी पत्नी के खाते में धोखाधड़ी करके 4,42,000 ट्रांसफर भी कर लिए। इस मामले में भी धोखाधड़ी का मुकदमा वासुदेव चौहान ने मेरे पिता मुसाफिर चौहान और पत्नी सुनीता चौहान के साथ मेरे विरुद्ध भी दर्ज कराया था। ऐसे में आरोपी की पत्नी सुनीता ने न्यायालय को गुमराह करके न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देकर इस मामले में वासुदेव चौहान और घरबारन चौहान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की पूरी टीम में कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे, सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र यादव, सर्विलांस सेल के अतुल मिश्रा, उमेश यादव शामिल रहे। जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन ये व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में उन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इससे पहले जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान,
ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम ही करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में ये कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता है और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें धारा आईपीसी की धारा 406, 419, 20, 67, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में। और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत आईपीसी 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा उन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये जो कंपनी भाग गई थी, जो मार्केटिंग कंपनी 2017 से, तो 2019 में जब लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम उससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। और जो जहानागंज थाने में जो 2021 में मुकदमा लिखवाया गया था उसमें इनकी गिरफ्तारी ना हो और बाकी अन्य जो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध ना हो, इसी से डिफेंस लेते हुए इन लोगों ने 156(3) का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा लिखवाया। और चूँकि इनकी मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही थी तो इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा भी इसमें मुकदमा का आदेश किया गया, मुकदमा इसमें पंजीकृत भी किया गया और इनकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी जानकारी मिली कि लखनऊ में रह रहे हैं और आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और उसमें जो पूर्व का जो मुकदमा है उसमें भी इनको इसमें वांछित थे तो उसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो ये मुकदमा इन्होंने फर्जी लिखवाया गया है तो इसमें जो जालसाजी की जो धारा है उनको बढ़ोतरी करते हुए और इनकी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है और आगे किस्म विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में ऐसा कारण क्या रहा कि इनको गुमशुदगी लिखवानी पड़ी या फिर पत्नी को 302 लिखवाना पड़ा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2006 से अल्केमिस्ट ये मार्केटिंग और जो एजेंसी थी यहाँ पे काम कर रही थी पहले, 2017 तक इस मार्केटिंग एजेंसी ने यहाँ काम किया था और उसमें कई सैकड़ों लोगों के जो पैसा था वो लेकर भाग गई थी कंपनी 2017 में। 2019 में जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जिन लोगों का पैसा इन्होंने उसमें इन्वेस्ट कराया था, तो उसके बाद में ये अपना फ़ोन बंद करके यहाँ से चले गए थे। पत्नी ने तभी गुमशुदगी भी इसमें लिखवाई थी, वो भी इनकी प्लानिंग का पार्ट था। और जब इनके विरुद्ध 2021 में जो मुकदमा लिख गया तो उससे बचने के लिए उन्होंने 2024 में फिर 156(3) के तहत मुकदमा लिखवा के और अपना जो डिफेंस लेकर कि जिससे कि आगे ये मिलेंगे तो है नहीं और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पत्नी और जो इनके ससुर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, तो उसी को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की थी। तो इसमें सभी इनके खिलाफ में जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें जो इन्होंने जो मुकदमा लिखवाया उसमें और जो पूर्व में इनके विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों में जो धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए उनकी गिरफ्तारी इसमें की गई। कंपनी जो भाग गई है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? उसके खिलाफ जो कार्रवाई जो कंप्लेनेंट वहाँ पे किया तो उसके खिलाफ भी पहले से मुकदमा लिखेंगे, उसमें अलग विधिक कार्रवाई उसमें। सर, इसमें पत्नी की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध थी, तो इसको किस तरीके से जांच में है? और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी अभी गिरफ्तारी की गई है और बाकी जो इसमें अन्य जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल रहे तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के चुनाव के लिए बुधवार की सुबह 10:30 से मतदान शुरू हो गया। सुबह से बार सभागार में गहमा गहमी रही। शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। अधिवक्ताओं ने कतार में लगकर अपने समर्थक प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाला। मतदान के दूसरे दिन गुरुवार को मतगणना होगी। निर्वाचन अधिकारी शिवधन प्रसाद एडवोकेट, एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्रीराम त्रिपाठी एडवोकेट की निगरानी में चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव अधिकारी शिवधन प्रसाद एडवोकेट ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 16 अप्रैल को 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक पदाधिकारी और सदस्य कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए मत पड़े। कुल मतदाताओं की संख्या 404 रही, जिसके सापेक्ष 387 मत पड़े हैं। मतगणना की कार्रवाई 17 अप्रैल को 10:30 बजे से मतगणना समाप्ति तक चलेगी। उन्होंने बताया कि मतदान अध्यक्ष पद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री पद और वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति के लिए हुआ है। बाकी सभी निर्विरोध चुने गए, जिनकी घोषणा कल की जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 16/4/2023
2025 को 10:30 बजे से सायं 4 बजे तक पदाधिकारियों और सदस्य कार्यकारिणी समिति का चुनाव के लिए मत पड़े। कुल मतदाताओं की संख्या 404 रही है, जिसके सापेक्ष 387 मत पड़े हैं। मतगणना की कार्रवाई कल 17/4 को 10:30 बजे से अंत तक, गणना के अंत तक होगी। किन पदों पर मतदान हुआ? मतदान अध्यक्ष पद पे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री पद और वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति के लिए हुआ है। बाकी तो उनके निर्विरोध, एक तरीके से आप कह लीजिए निर्विरोध, चूँकि डिक्लेरेशन हमारा नेक्स्ट डे होगा, इसलिए हम वो घोषणा तो नहीं कर पाएंगे। शेष पदों पे जो पर्चे आए वो निर्विरोध रहा, वो पद निर्विरोध रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बुधवार को जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रही है, वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गंभीरपुर थाना के मंगरावा क्षेत्र में एक गैंगस्टर के घर वोट बैंक के लिए दावते वलीमा में शामिल होते हैं। आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव और उनके भाई को आजमगढ़ से सांसद बनाकर सम्मान दिया था, लेकिन वह आजमगढ़ के आम जनता के दुख सुख में कभी नहीं आते। ये लोग दिखावे के लिए संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन किसी दलित के घर, किसी गरीब के घर, किसी साधारण कार्यकर्ता के घर कभी नहीं जाते। अभी हाल ही में तरवा में एक दलित के साथ दुखद घटना घटी है, लेकिन अखिलेश यादव को उस दलित परिवार से मिलने की फुर्सत नहीं है। अखिलेश यादव सिर्फ जो उनके फाइनेंसर है, माफिया है, गुंडे है, जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर सरकारी विभागों के कई मुकदमे दर्ज हैं, उनके घर दावत उड़ाने जाते हैं। वह किसी भी गरीब के आंसू पोंछने कभी भी आजमगढ़ नहीं आते हैं। हमारी सरकार ने आजमगढ़ में हमारे सांसद विधायक न होने के बाद भी आजमगढ़ के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सभी सड़कें 4 लेन 6 लेन से जोड़ी जा रही है। संगीत विद्यालय जैसी तमाम योजनाओं से आजमगढ़ का विकास करने का काम कर रही हैं। अपराधियों का आजमगढ़ से धीरे धीरे खात्मा हो रहा है, लेकिन सपा को आजमगढ़ ने 10 विधायक और 2 सांसद दिया, जिसके बदले में सपा मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ में गुंडे, अपराधियों, माफियाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू और पूर्व विधायक वंदना सिंह मौजूद रहे। हमारे पहले सांसद रहे और श्री अखिलेश यादव जी, और जहां पर हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है, योगी जी की सरकार जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रही है, वहीं पर कल श्री अखिलेश यादव जी जो यहाँ पहले सांसद हुआ करते थे, वो जा कर के एक मोहम्मदपुर में जो गैंगस्टर का मुलजिम है, जो अपराधी है, अपराधी के यहाँ जा कर के और उसके यहाँ भोजन करते हैं और वहाँ जा कर के पत्रकार वार्ता करते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी आपत्ति करती है। वहीं पर उनके भाई को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लोगों ने मौका दिया है, गरीबों ने मौका दिया था, आम लोगों ने इनको मौका दिया था, लेकिन वहीं पर अभी एक घटना हो जाती है। दलित की जो संविधान की सूची लेकर गांव-गांव घूम रहे थे, उस दलित के पास नहीं जाते हैं। एक अभी दलित की घटना हो गई, उस दलित के घर नहीं जाते हैं। और जो उनके फाइनेंसर हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडा हैं, जो ज़मीन कब्जा करने वाले हैं, जिनके ऊपर सरकारी विभागों में कई मुकदमा चल रहा है, उनके घर जा कर के दावतें कर रहे हैं, वलीमा दावतें कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, वो यहाँ के किसी गरीब की आंसू पोंछने नहीं आते हैं। चाहे कोई भी ओबीसी जात का गरीब हो, चाहे अनुसूचित जात की गरीब हो, चाहे सामान्य जात का गरीब हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, वो बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, अपराधियों के यहाँ जाते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। और अखिलेश यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव से जो झूठ का पुलिंदा संविधान की कापी गांव-गांव लेकर घूमते हैं और बाबा साहब के जो सपना है उसको चकनाचूर करते हुए
किसी भी एक गरीब को आजमगढ़ में आंसू पोंछने के लिए नहीं गए। इसकी कड़ी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि आपकी सरकार फर्जी मुकदमे लगाती है। हमारी सरकार फर्जी मुकदमे नहीं लगाती है। जैसा कि आप हमारे सम्मानित मीडिया पत्रकार के लोग हैं, हमारे योगी जी का सीधे सीधे फंडा है कि हम सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत है उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, और जो सही है उसको न्याय मिल रहा है, उसको कानून का राज कायम है, गरीबों को सुविधाएं मिल रही हैं, व्यवस्थाएं मिल रही हैं, और उनके साथ पूरा कानून पूरी तरह से काम कर रहा है। ये हमारे योगी जी की सरकार है, इसमें कोई फर्जी मुकदमा नहीं होता है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, झूठ का लेकर के पुलिंदा घूम रहे हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे सिरे से निकालती है। और विकास के भी माने में हमारे योगी जी की सरकार में जो आजमगढ़ में विकास हुआ है, बिना किसी अपने भाजपा के सांसद विधायक के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उतना विकास ये नहीं कि हमारा कोई सांसद विधायक नहीं है तो यह छूता है। यहाँ पर हमारे योगी जी ने विश्वविद्यालय दिया है, योगी जी हमारे यहाँ पर पूर्वांचल विकसित हुए दिए हैं, एक संस्कृत विद्यालय बन रहा है अपने हरियरपुर घराने में, और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, और सब 6 लेन 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। आजमगढ़ एक अपने आप में अटल वहाँ विद्यालय बना है गरीबों के लिए, जिसमें अपने श्रमिकों के लड़के पढ़ेंगे। तो आजमगढ़ में हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार बहुत काम कर रही है, आजमगढ़ का बहुत विकास कर रही है, और अपराधियों का यहाँ धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। ये लोग जाकर के अपराधियों का जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये गलत है, निंदनीय है। इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। क्या ये वोट बैंक के लिए ही गए थे और उनको कोई लेना देना नहीं था वहाँ? उनको किसी विकास से, किसी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। उनको फाइनेंसरी की ज़रूरत है, माफियाओं की ज़रूरत है, वोट बैंक की ज़रूरत है। एक जाति के यहाँ वोट बैंक आकर के आजमगढ़ बढ़ा रहे हैं, और किसी जात बिरादरी के यहाँ वो आंसू पोंछने किसी भी दुख सुख में नहीं गए हैं, किसी के शादी ब्याह में नहीं गए हैं। जब भी जाते हैं अपने जाति में जाते हैं, और जो इनके बंधु हैं टोपी वाले, इनके यहाँ जाते हैं। और बाकी वो कहीं आज तक आजमगढ़ में उदाहरण है, न वो गए न इनके भाई गए, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए गरीबों के साथ सीधे छलावा कर रहे हैं, आजमगढ़ की जनता के साथ सीधे छलावा कर रहे हैं, और इनका कोई गरीबों से लेना देना नहीं है, आम जनता से लेना देना नहीं है। इनके बड़े बड़े भूमाफियाओं, अपराधियों, पैसे वालों से इनको मतलब वहीं जाते हैं। वो तो कहते हैं कि आजमगढ़ हमारा है, हम आजमगढ़ को अपना मानते हैं। आजमगढ़ की जनता ने उनको सम्मान दिया, लेकिन वो आजमगढ़ की जनता का कोई सम्मान नहीं किए। बड़े बड़े माफियाओं के यहाँ, और बड़े बड़े जो उनके बहुत बड़े बड़े उनके बिरादरी के नेता उनके यहाँ आज तक गए हैं। और एक भी घटना बता दीजिए आप, किसी गरीब के यहाँ गए हों, किसी छोटे कार्यकर्ता घर गए हों, किसी सामान्य कार्यकर्ता घर गए हों, आज तक के इतिहास में कभी उन्होंने किया। और आजमगढ़ की जनता उनको सम्मान दिया था, लेकिन मैं अब आजमगढ़ जनता जान चुकी है, पूरी तरह से जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, गरीबों के साथ छलावा कर रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं के साथ छलावा कर रहे हैं। अब यहाँ की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है, और आने वाले समय में उनका समाजवादी पार्टी का किला पूरी तरह से ध्वस्त होगा, और 10 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, यहाँ पर भाजपा का झंडा गड़ेगा। ये मैं दावे और विश्वास के साथ कर रहा हूँ। अखिलेश जी तो कह रहे थे 22 सीट जीते थे, इस बार 10 सीट जीतेंगे, और विकास की हर ईंट पर आजमगढ़ में समाजवादियों का नाम लिखा है। कोई विकास वो नहीं किए हैं, वो भी यहाँ सांसद रहे, कोई विकास नहीं किए। जो भी विकास कार्य की रफ्तार गति की है, वो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आजमगढ़ में कर रहे हैं। आने वाले समय में भी बहुत विकास आजमगढ़ का होगा। और मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, 10 वर्ष उनका पूरा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको गांव-गांव लेके जा रही है। और योगी जी की सरकार का जो सफलतम 8 वर्ष पूरा हुआ है, उस योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव लेके जा रही है। और गांव गरीब जनता का जो विकास, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के चल रहे हैं। गरीबों का विकास हो रहा है, नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, किसानों को सम्मान मिल रहा है, और उनको पूरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। अब आने वाले समय में आजमगढ़ में सभी विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। आजमगढ़ जिले में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई जब भाजपा युवा मोर्चा ने सदर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में
युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल राय के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय ने कुर्ता उतारकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि सदर एसडीएम ने न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। निखिल राय ने बताया कि मैं एसडीएम की कार्यशैली को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, जिससे इन्होंने व्यक्तिगत रंजिश मानते हुए मेरे खिलाफ मेरे नीबी स्थिति युवा मोर्चा के कार्यालय पर अधिकारियों को भेजकर मानसिक दबाव बना रहे थे। बुधवार को जब मैं एसडीएम सदर से 4 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलने गया, इन्होंने मेरे साथ गए 4 लोगों को बाहर कर दिया और मुझे अपने ऑफिस में खड़ा रखा और कहा कि तुम्हारी नेतागिरी 2 मिनट में सही कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें चौराहे पर नंगा दौड़ा दूंगा, तुम्हारा कार्यालय गिरा दूंगा। इसीलिए कुर्ता उतार कर हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन का यह व्यवहार लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रकरणों से इन्होंने मुझे अपने दिमाग पर बैठा लिया। मेरा एक कार्यालय है, युवा मोर्चा भाजपा का कैंप कार्यालय नीबी गांव में स्थित है, जिस पर मेरा एक कार्यालय बना हुआ है। वह नवीन प्रति में आता है, जिसके लिए मैंने 6 फरवरी को अपने हाथ से जो है लेखपाल के द्वारा उस पर लिखा गया था कि जो इनके इस पर इनका टिबेल है, इनका पेड़ है और इनका कार्यालय बना हुआ है, जिसको आबादी करने के लिए दिया गया था। मैं 6 फरवरी को आपके ऑफिस में गया था, मैंने वो अपने हाथ से अपना वो दिया। मैंने कहा मान्यवर, अगर आप इसे देख लीजिए, अगर ये करने लायक हो तो ठीक है, नहीं इसके एवज में जो छोटी सी ज़मीन है मेरे बगल में ही मेरी जो है मेरा नंबर की ज़मीन है, मैं उसमें आपको ज़मीन दे देता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है निखिल जी, ये हो जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। इधर इनके लगातार कई कृत्यों को हम लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख दिया। इसके तहत इन्होंने मैंने कल इनको मैसेज किया, क्योंकि 2 दिन से ये अधिकारियों को भेजकर मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनवा रहे थे। मेरे पिताजी घर पर थे, इन्होंने एक लेखपाल की टीम भेजी अमित कुमार को, और यह जाकर जो है मेरे कार्यालय को नापने लगे और मेरे पिता से इन्होंने कहा कि तुम ये कार्यालय तुरंत खाली कर दो। और उसके ऊपर मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, उन्होंने मुझे तत्काल फ़ोन किया। मैं आया, मैंने इनको मैसेज किया एसडीएम साहब को कि मान्यवर, मैंने जो फाइल दिया था उसके संदर्भ में आपसे मिलना चाहता हूं। इन्होंने फेसबुक पर अभद्र भाषा में लिखते हुए बोला तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना 10 बजे। आप कहिए तो मेरी मोबाइल दीजिए, मैं सोशल मीडिया में दिखाता हूं। और उसके बाद इन्होंने इस तरह से कहा, मैं उनके ऑफिस में गया, मेरे साथ 4 लोग और गए, पार्टी कार्यकर्ता थे, जिनको जिला अध्यक्ष जी ने स्वयं भेजा था कि आप लोग भी जाइए और आप लोग भी अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी ने आपसे समय लिया कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहा हूं, आप इनकी बात को सुन लीजिए। मैं जैसे ही गया, इन्होंने घुसते ही पूछा कितने लोग हैं। मैंने कहा जी ये 4, और 5-7 लोगों को ले आए होते। और उसके बाद उन्होंने 4 लोगों को तुरंत कहा कि तुम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तुरंत बाहर जाओ। और उसके बाद अभद्र भाषाओं में डांटते हुए उनको बाहर कर दिया और मुझे अपने ऑफिस में खड़ा रखा। और ऑफिस में खड़े खड़े, जबकि मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे खड़ा रखा गया और मुझसे बोले तुम्हारी तो नेतागिरी मैं 2 मिनट में सही कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुमको चौराहे पर नंगा दौड़ा दूंगा मैं। और उसके बाद जो है मुझसे बोले तुम ढेर नेतागिरी करते हो, तुम्हारा कार्यालय में गिरवा दूंगा। मैंने कहा मान्यवर, मुझे कोई नोटिस नहीं है। कहना एसडीएम को पावर है, बिगर नोटिस के भी कार्यालय को गिरवाया जा सकता है। इसी पर मैं उनके कार्यालय में अपमानित होकर नीचे बैठ गया। आप एडीएम साहब के आने के बाद हम लोग खड़े हुए। फिर जब उन्होंने ये कही दिया कि तुमको मैं नंगा कराकर दौड़ा कर मारूंगा, मैंने अपना कुर्ता उतार दिया और कुर्ता मुझे मजबूरन लज्जित होकर उतारना पड़ा। और मैं वहाँ से उनके ऑफिस से कुर्ता उतार कर और डीएम साहब के यहाँ पर आकर मैंने ज्ञापन दिया है। अब डीएम साहब से हम लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है, इनके खिलाफ जो है नियमनपूर्वक जो कार्रवाई हो सके, उचित कार्रवाई इनके खिलाफ हो और इनके खिलाफ एफआईआर हो, मैं यही मांग करता हूँ। प्रायः सदर एसडीएम साहब लगातार आम जनमानस के साथ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। वकील साहब के लोगों के ऊपर भी वो गलत व्यवहार कर रहे हैं और पूरी कलेक्ट्री उनके 4 महीने उनके दुर्व्यवहार के कारण उनके कोर्ट का बहिष्कार कर रखी है। इसी तारतम्य में आज उन्होंने हमारे लोकप्रिय युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री निखिल राय जी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इसकी सूचना मिली
और यहाँ हम लोग आए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि हम एसडीएम महोदय ने कहा कि हम इन्हें नंगा करके घुमाएंगे, तो इस बाबत हम आज डीएम साहब के आए थे, लेकिन डीएम साहब एक जरूरी कोई मीटिंग कर रहे हैं और एडीएम और एडिशनल ग्रामीण दोनों लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक जो है इनके दर्द को सुना है और वो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम ये डीएम साहब को बताएंगे और डीएम साहब से अभी अलग से समय लेकर हम लोग मिलेंगे और अपनी पूरी बात बताएंगे। और पूरी बात बताने के ऊपर निश्चित है कि हमारी ये मांग है कि एसडीएम महोदय को करने के लिए कि ये जनता कहने लगे कि बताइए इस सरकार में ऐसा एसडीएम है जो आम आदमी को ही बेइज्जत करता है, नेताओं को भी बेइज्जत करता है और वकील साहब लोगों को भी उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। तो ये जनता में मैसेज प्रशासन और शासन के खिलाफ गलत चलाएगा। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं का अपमान किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को पार्टी ने गंभीरता से लिया है और इसे हम जिलाधिकारी और कमिश्नर के समक्ष रखेंगे। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अगर कोई अधिकारी दुर्व्यवहार करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बैठे हैं, वो कुछ गए थे काम से और कुछ बातचीत हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेगी। उसमें जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय से बात होगी और किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ हमारा कोई भी दुर्व्यवहार करेगा अधिकारी, उसको भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने राजस्थान से खरीदकर बिहार में बिक्री के लिए ले जाए जा रहे गोवंश बरामद किया है। इसके साथ ही एक पशु तस्कर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार भी किया गया है। मौके से टीम को 20 प्रतिबंधित पशु भी मिले। इस छापेमारी के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि जिले की पुलिस और स्वाट टीम को लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ट्रक पर गोवंश लाकर बिहार ले जाने की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने यह छापेमारी की। इस छापेमारी में एक आरोपी रोहित यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। रोहित यादव अपने साथियों के साथ मिलकर इन गोवंश को बिहार ले जाकर महंगे दामों में बेचा करता था। उससे जो फायदा मिलता था उसे आपस में यह लोग बांट लिया करते थे। एसपी हेमराज मीणा ने इस सफलता के लिए पूरी टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया है। घायल आरोपी रोहित यादव जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हम लोग गोवंश को राजस्थान से लाकर बिहार के सिवान के करबला में व्यापारियों को बेचने का काम करते हैं। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी रोहित यादव पर आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, फतेहपुर, प्रयागराज में 13 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि इस मामले में आबिद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए, हमारी स्वाट टीम और थाना जो तहबरपुर है, इनकी टीम के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया था और ये जानकारी मिल रही थी कि उसके द्वारा जो गोवंशीय जो जानवर हैं उनको तस्करी करते हुए और बिहार बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है। इसी पे टीम बना के और इन पे जो कार्रवाई की गई तो एक ट्रक इसमें पकड़ा गया है और उस ट्रक में करीब 20 जो गोवंशीय पशु उसमें मिले हैं और 2 व्यक्ति थे, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम रोहित यादव है और इनको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इनको गोली भी लगी है उसमें। और जानकारी करने पे जानकारी मिली कि लोग कई दिनों से इस तरह का जो काम कर रहे थे और मतलब पूरे यूपी से ये लोग जहाँ भी मौका मिलता था वहाँ से जो ट्रक है उसमें जो गोवंशीय जानवरों को लाद कर बिहार बॉर्डर की तरफ ले जाते थे और फिर वहाँ पे बिहार में ले जाके इनको महंगे दामों पे बेचने का ये काम करते थे। इसमें जो रोहित यादव पकड़े गए हैं ये शाहगंज के रहने वाले हैं, जौनपुर के, और पूर्व में भी इस तरह की जो इनके ऊपर करीब 8-9 मुकदमे हैं और पूर्व में भी इनको मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये एक आदतन अपराधी हैं और लगातार ये इस तरह के काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ बाकी इनकी जो सारी चीज़ें हैं, इनके जो और गैंग में कौन कौन लोग हैं उन सभी के बारे में जानकारी की जा रही है। कहाँ से पशु उठाते हैं इसकी भी जानकारी की जा रही है और बिहार में कहाँ ले जाके बेचते हैं। तो इनका पूरा एक जो रैकेट है
उस पर हम लोग काम करें, क्योंकि लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जिस पे कि क्योंकि स्पीड की वजह से वहाँ चेकिंग नहीं हो पाती है और इसी वजह से कुछ लोग वहाँ पे लगातार उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस पर जो मुखबिर और तमाम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इन सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है। इस टीम को मैं मेरी तरफ से 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है और आगे भी अगर कोई भी व्यक्ति जो गौ तस्करी और गौ वंश के साथ में यदि किसी प्रकार का जैसे गौ हत्या का अपराध कारित करेगा, उन सभी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई की जाएगी और ऐसे जो लोग हैं उन सभी को कानून के माध्यम से सजा दिलाने का काम भी इसमें किया जाएगा। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपए से ऊपर के समस्त निर्माण कार्यों तथा सीएम डैशबोर्ड की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी द्वारा जिन परियोजनाओं पर जमीन उपलब्ध नहीं है के संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी से वार्ता कर कार्यदायी संस्थाओं को कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि नोडल अधिकारी द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है उसे रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन कराकर निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराया जाए। यदि किसी भी परियोजना में कोई समस्या होती है तो उससे तत्काल अवगत कराया जाए। पर्यटन विभाग के परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि अवशेष कार्यों को 30 अप्रैल 2025 तक पूर्ण कराकर रैंकिंग में सुधार करवाएं। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यकारी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि सीएम डैशबोर्ड पर ₹1 करोड़ या उससे ऊपर की जो भी परियोजना है उसका समय से पोर्टल पर फीडिंग करना सुनिश्चित करें, जिसके अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भी फीड कराई जाए तथा जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनको संबंधित विभागों को तत्काल हस्तांतरित कराने की कार्यवाही की जाए। अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को निर्देशित किया गया कि नगर पंचायत फूलपुर में 100% कार्य निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करें। यदि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में बिना किसी कारण के समयावधि बढ़ाई जाती है तो इसके संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अवश्य प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिमाह अपनी अपनी निर्धारित परियोजनाओं का भ्रमण कर माह के प्रथम सप्ताह में भ्रमण रिपोर्ट, गुणवत्ता रिपोर्ट के साथ अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित रहे परियोजना प्रबंधक यूपीसीएल तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन योजना में कनेक्शन देने की प्रगति को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में प्रगति बढ़ाएं। यदि अगले महीने में ग्रेड डी आता है तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी ने उप परियोजना प्रबंधक सेतु निगम द्वारा सूचना समय से पोर्टल पर फीड न कराने के कारण ई ग्रेड हेतु स्पष्टीकरण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को इनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप सभी लोग अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को जो सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रही हैं की फीडिंग समय से कराएं तथा अपने अपने विभाग की योजनाओं की प्रति गुणवत्ता परख करते हुए सभी में ग्रेड A+ करना सुनिश्चित करें। सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह अप्रैल 2025 में लक्ष्य के सापेक्ष 100% प्रगति प्राप्त करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तथा माह के 25 तारीख तक अपनी परियोजनाओं की प्रगति को अपने विभागीय पोर्टल पर फीड कर फीडिंग रिपोर्ट के साथ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा तथा इसकी एक कॉपी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक DCNRLM, DD कृषि, DESTO, DC मनरेगा, DPRO सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। शहर के खत्री टोला क्षेत्र में शासन द्वारा दलित बिरादरी के लिए दिए गए आवास की पात्रता सूची की जांच में पहुंचे हल्का लेखपाल द्वारा एक गरीब लाभार्थी से 10,000 रुपए मांगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने लेखपाल पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सभासद पति विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में
पीड़िता ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा रुपए न देने पर लेखपाल लाभार्थियों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें अपात्र घोषित करने की धमकी भी दे रहे हैं। मोदी आवास फार्म भरे हैं सर, हमको नहीं मिल रहा है। आए प्रमोद सिंह और 10,000 की मांग की है, कहें कि 10,000 दो, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लिस्ट में नाम आया आपके? जी, लिस्ट में नाम है मेरा। और हम चूल्हा चौका करते हैं, हम कहाँ से उनको 10,000 दें? जांच करने आए थे? क्या करने? जांच करने आए थे। क्या करें? वही कह रहे हैं कि 10,000 दो तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारा टीना सेट का घर है। इसी शिकायत किसी अधिकारी से की आपने? जी, शिकायत किसी से की आपने? नहीं, हमने किसी से नहीं किया। हाँ, वहाँ पे किए थे। क्या चाहती आप? हम आवास चाहते हैं भैया कि हमारा टीना सेट बन जाए, हम पैसा चाहते हैं। आवास का मामला है, हमारी दलित बस्ती का ये मामला है। सरोज देवी के नाम से एक आवास लिस्ट में नाम आया, जिसके जांच के रूप में लेखपाल आए थे इनके घर पे। ये आई करीब 3-4 दिन पहले आए थे और ये कल हमारे घर आई थी 11 बजे। 11 बजे मैंने इनसे नंबर लेके उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने मुझसे खुद बदतमीजी से बात किया और बता रही थी ये कि इनके मोहल्ले में जब ये इनसे पैसा मांगा गया कि अगर आप पैसा देंगी तो पात्र करेंगे, नहीं तो अपात्र कर देंगे। तो जब इन्होंने कहा कि भैया हम चूल्हा बर्तन करते हैं, 200-400 रुपये चाहिए, तो बोली व्यवस्था करके दे दें। तो बाहर निकल के इनसे अपशब्दों का प्रयोग किए। मोहल्ले वासी भी ये बात सुने हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? इसके लिए ये न्याय चाहती हैं। न्याय के लिए ये जिलाधिकारी से मिलने आई थी। जिलाधिकारी सर नहीं मिले तो वहाँ कोई मैडम मिली थी, वो विज्ञापन लेके उन्होंने कहा है कि इस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगी। इनको न्याय चाहिए बस। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचे लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी।
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।